अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2020 का केमिस्ट्री पोर्शन जो है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे टेस्ट में 60 MCQs होते हैं MCAT में, लेकिन इसमें चूँकि टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का था तो इसमें केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का है और 30 ही MCQ हैं। ईच MCQ कैरीज 1 मार्क और इसमें सारे MCQs जो हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो केमिस्ट्री पोर्शन का सबसे फर्स्ट MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फॉर द वेरियस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम डज नॉट मैच करेक्टली। और यहाँ पर सबसे पहले कॉलम 1 में क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिर प्रीफिक्सेस हैं, फिर सफिक्सेस हैं। अल्कोहल जो है, फिर थायो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, और आगे इनके फॉर्मूले लिखे हैं ROH, RSH, RCOOH, RCHO, और प्रीफिक्सेस में हाइड्रोक्सी, मरकैप्टो, कार्बोक्सिल, फॉर्माइल। सफिक्सेस में ओल, थायोल, इक एसिड और AL। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में चूँकि लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, जो है नॉमेनक्लेचर का ये क्वेश्चन है असल में, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग विच डज़ नॉट मैच करेक्टली। डज़ नॉट मैच जो है ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। तो अगर मैं अल्कोहल से स्टार्ट करूँ तो अल्कोहल के प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी ही होता है और सफिक्सेस में ओल भी है। ये नॉमेनक्लेचर में जैसे एथेनॉल, मैथेनॉल, OL एंड पे आता है, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। और थायो अल्कोहल जो है जिसके एंड पे SH आता है उसको थायोल कहते हैं। और एल्डिहाइड जो है इसके एंड पे AL आता है, जैसे मीथेन का जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है उसको मैथेनल कहते हैं, इथेन को एथेनल। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे IC एसिड नहीं आएगा, OIC एसिड आएगा, यानी कि मिथेनोइक एसिड जो होता है ये करेक्ट वर्ड होता है। मिथैनिक एसिड यानी METHANOIC जो है ये वाली एसिड ये करेक्ट होता है। OIC आना चाहिए, IC नहीं आना चाहिए। तो ये छोटी सी मिस्टेक है स्पेलिंग की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है हमारा, इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है ऑप्शन नंबर C में। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C जो होगा, क्योंकि हमने मिस्टेक बतानी थी और मिस्टेक का C में आ रही है। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following species are 2,4 ortho and para-directing groups when second group is introduced into the benzene ring? और इसमें अब आपको 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा बेंजीन वाला चैप्टर है उसमें से आया है। और इसमें अगर आप एंड पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने बताया गया है कि हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो बताने हैं कि कौन कौन से ऑर्थो पैरा हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, ये OH, COOH, NO2 और OR, और ये ग्रुप इनका नाम रखते हैं 1, 2, 3, 4। अब अगर आपको पता हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं एंड दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग। तो जब इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल देखें बुक पर ये मेंशन है चैप्टर नंबर 9 बेंजीन वाले चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक्स में है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि NH2, OH, COOH, OR, CH, Cl और क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये सारे जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप है जो NO2 है, इन सारे में NO2 जो है इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बाकी उसके अलावा जो है 1, 3 और 4 ये वाले तीनों जो हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने हमसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही पूछे हुए हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर D होगा, डेल्टा। 1, 2 और 4 जो हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और जो है जो 2 वाला ग्रुप है NO2 जिसको यहाँ पर लिखा गया है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और इससे पहले जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था ये आया था चैप्टर नंबर 7 में। टेबल नंबर 7.2 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी नॉमेनक्लेचर वाले की। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 42 था ये हमारा चैप्टर नंबर 9 से आया है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिलेगी। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आयोडीन हेलोजन है। तो उसमें आप उस क्लोरोफॉर्म वाला जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा, जहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, उसमें इस तरह के हेलोफॉर्म रिएक्शंस होंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट होंगे। तो आपने वहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, 1 प्रोपेनॉल देता है, 1 ब्यूटेनॉल देता है, मैथनॉल देता है या एथनॉल देता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एक ऐसी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, जो देगी उसको पॉजिटिव कहेंगे, जो नहीं देगी उसको नेगेटिव कहेंगे। तो वो अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ एथनॉल है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देती है प्राइमरी अल्कोहल्स में से। 1 प्रोपेनॉल भी प्राइमरी है, 1 ब्यूटेनॉल भी प्राइमरी है और मैथनॉल भी प्राइमरी है। तो ये वाली तीनों अल्कोहल्स प्राइमरी हैं, ये तीनों अल्कोहल्स आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगी। लेकिन जो एथनॉल है ये वाहिद ऐसी प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। इसके अलावा जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं वो सारी की सारी आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ फिनोल एन एस्टर इज फॉर्म्ड। अब आपको यहाँ पर A B C D में 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको वैसे देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल है, मगर अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको सारे बहुत आसान बना दिया क्वेश्चन को। इसमें सारे क्वेश्चन में पूरी की पूरी इक्वेशंस जो हैं क्वेश्चन की वो आपके सामने रखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रही हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो एस्टर, यहाँ पर वर्ड है एस्टर, फिनोल और एस्टर। फिनोल होता है बेंजीन ट्री का वो सब्सटेंस जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, इसको कहते हैं फिनोल। ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है और ये भी फिनोल है। तो अब आपने बताना है कि अगर ये जो ये जो एंड पे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, इनमें से एस्टर फॉर्मेशन कौन सी है। क्या ये एस्टर फॉर्मेशन है? नहीं। ये भी एस्टर फॉर्मेशन नहीं है, ये भी एस्टर फॉर्मेशन नहीं है। जो लास्ट वाली है ये एस्टर फॉर्मेशन है, ये वाला इतना पोर्शन। एस्टर जो होता है उसका कॉमन फार्मूला होता है RCOOR, और R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप जो होता है या फिर फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो ये वाला जो है ये हमारा एस्टर है, ये HCl को एलिमिनेट करके तो बेंजीन, इसको फिनाइल एसीटेट कहेंगे। कि ये आपकी बुक पे चैप्टर नंबर जो है हमारा 9, वहाँ पर बेंजीन उसमें भी ये चैप्टर नंबर 9 में है से आया है कि रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। वहाँ के यह है कि बेंजीन का जो सब्सटेंट फिनोल है व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड एंड देन इट गिव्स फिनाइल एसीटेट, और फिनाइल एसीटेट एक एस्टर है। तो ये बहुत आसान था कि हमने क्वेश्चन पूछा कि विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड एस्टर इज फॉर्म्ड। तो आपको नीचे बहुत आसान कर दिया गया था, पूरी की पूरी इक्वेशंस दे दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था और इसका आंसर डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नैफ्थलीन आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बताना चाहिए कि नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। नैफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। इसमें 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, और अगर आप इसके गौर से इसके डबल बॉन्ड्स जो इसमें मैं शो किए हैं स्ट्रक्चर में, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब डबल बॉन्ड्स को हम पाई बॉन्ड्स कहेंगे। 5 पाई बॉन्ड्स होते हैं नैफ्थलीन में, 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं ना। तो 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 5 पेयर्स होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स के, और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे और पेयर नहीं था पूछा। अगर पेयर होता तो फिर हम 5 पेयर्स ऑप्शंस में होता, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो नैफ्थलीन है इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द ऑप्शन इज बीटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 says which of the following is comparatively a poor leaving group। अब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये सारे आपकी केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 10 में हैं।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं, और ये आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है, जिसके अकॉर्डिंग Br- HSO4- और Cl- Br, और इस तरह की ये वाले जो हैं ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, यानी कि ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। ये जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आप पुअर लिविंग ग्रुप बताना, इनमें से कौन जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर है, यानी कि वो इतनी जल्दी से लीव नहीं करता है। जो पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली में वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो इसका आंसर है अल्फ़ा NH2-, क्योंकि NH2- इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, सो इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप। और वैसे ही आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह मेमोराइज करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. Consider the following reaction of ozonolysis of 2-butene. Which of the following products may be formed as a result of the reaction? ये जो ऊपर आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ये वाला रिएक्शन, इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा। अब क्वेश्चन में स्टार्ट में अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक 2-ब्यूटीन है, और इसके साथ एक ओजोन का रिएक्शन कराया गया था, और उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और जिंक, इन सब के साथ रिएक्शंस कराया गया था। अगर आपको अपनी बुक को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 8 में ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स जो है उस पोर्शन में ओजोनोलाइसिस नाम का एक रिएक्शन है, और आपकी बुक में वहाँ पर इथीन जो है उसकी एग्जांपल देकर समझाया गया था, और एंड पे हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स बने थे। अब आपने गौर से थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन में 2-ब्यूटीन है, 2-ब्यूटीन और 1-ब्यूटीन में फ़र्क होता है। क्वेश्चन में 2-ब्यूटीन है तो जब 2-ब्यूटीन होगा, ये मैं इसका नेक्स्ट आपको सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ, ये मैंने बनाया है। तो आपकी बुक पे था कि इथीन की एग्जांपल दी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-ब्यूटीन करके उसको उसी तरह सॉल्व किया। आप बुक से हेल्प भी ले सकते हैं। इसका 2-ब्यूटीन का रिएक्शन के साथ मैंने ओजोन जो है O3 मॉलिक्यूल ये ऐड कराया इसमें, और इसके ऐसा करने के बाद मोलोजोनाइड बना है। मोलोजोनाइड जो होता है ये अनस्टेबल ओजोन होता है, ये रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये मोलोजोनाइड ओजोनाइड बन जाएगा। ये सारा मैंने बुक से देख के किया, उसके अकॉर्डिंग आप साथ में बुक को रख के मैच भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ओजोनाइड होगा, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद 2 एल्डिहाइड्स जो हैं वो मिलेंगे हमें, और बाकी जो ये वाला जिंक जो है इसको H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर और जिंक बन जाएगा। तो असल में जो हमारा ये जो प्रोडक्ट था वो 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से 2CH3CHO। तो अब अगर मैं दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आऊँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसमें मेरे पास 2 एक जैसे सिमिलर एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं, CH3CHO CH3CHO। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में 2-ब्यूटीन की बजाय 1-ब्यूटीन होता तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डेल्टा होता। लेकिन खैर आप इस टाइम सिर्फ माइंड में ओजोनोलाइसिस जो एल्कीन्स का रिएक्शन होता है उसको रखें। अब ये बुक में बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इथीन का रिएक्शन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप ब्यूटीन जो है उसका भी अपने माइंड में सोच कर तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को देखे परेशान नहीं होना, बस आराम से सोचना है कि ये इससे मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो आपको ये आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। और ऑप्शंस में हमारे पास ये दिए हैं, ये देखें, ये ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी और डी। हमने बताना है सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। इसके लिए मैंने आपके लिए ये शो किया है प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल्स, इसके साथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं या अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ उसका जो प्रीफिक्स है वो वाला मैंने लिखा है। तो प्राइमरी जो होता है वो होता है इसमें जो यहाँ पर जो भी सब्स्टेंट अटैच होगा इस कार्बन के साथ वो जो होगा उसके बाद ये प्राइमरी बन जाएगा। जैसे अगर इसके साथ OH अटैच हो जाएगा तो ये एक पूरा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और क्योंकि ये जो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा सब्स्टिट्यूएंट नया कोई भी, वो कोई
हैलोजन हो सकता है या अल्कोहल का OH हो सकता है। तो उसके बाद ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एक प्राइमरी कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ अटैच होगी। सेकेंडरी तब बनेगा जब इस कार्बन के साथ आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, और ये वाला जो कार्बन है ये दरमियान में, इसके इट इज़ अटैच्ड डायरेक्टली विद 2 अदर कार्बन एटम्स। तो इसकी वजह से ये कार्बन जो है ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होगी उसको उसकी वजह से ये पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इस तरह से। और आइसो में ये पहले एक आइसो स्ट्रक्चर था, और ये वाला कार्बन यहाँ पे जब अटैच होगा तो फिर वो आइसो बनेगा। और सिमिलरली आप टर्शरी को भी इस तरह देख सकते हैं कि जो दरमियान वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये इट इज़ अटैच डायरेक्टली विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्सटेंस अटैच होगा, जैसे अल्कोहल तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, या कोई हैलोजन एटम भी जैसे हैलोजन का क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा अटैच होगा तो वो भी फिर टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हमने बताना था कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल रेडिकल कौन सा है, तो वो चार्ली ऑप्शन में हमारे पास है, क्योंकि ये जो दिस कार्बन आइटम इट इज़ अटैच डायरेक्टली विद 2 अदर कार्बन आइटम्स, तो ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल हमें देगा। पहले वाला प्राइमरी देगा, ऑप्शन बी में जो है ये आइसोब्यूटाइल देगा, और ऑप्शन डेल्टा में टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल देगा। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये आपको बुक के चैप्टर नंबर 7 में नॉमेनक्लेचर वाले पोर्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉपिक का नाम है, उसमें होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक क्लास होती है, उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ये बुक पर ही लिखा है। और ये इसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस पायरोल, साइक्लोपेंटीन, एनालीन और टोलोइन, इसके जो चारों ऑप्शंस हैं इनको इनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो ये सबसे पहले पायरोल देख लें आप। पायरोल के बाद द साइक्लोपेंटेन, ये पायरोल है, साइक्लोपेंटेन है, एनालीन है और टोलोइन है। पायरोल जो होता है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन में एलिसाइक्लिक कंपाउंड पूछा गया था ये वो नहीं है। और ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, और इसमें ये CnH2n इनका जनरल फार्मूला होता है, और ये साइक्लोपेंटेन जो है ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारा आंसर होगा। और इसके अलावा जो एनालीन और टोलोइन है ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और ये आप बुक से जब उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बीटा था, साइक्लोपेंटेन जो था वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड था। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट is obtained when excess of chlorine is treated with methane in the presence of diffused sunlight। Keywords हैं excess of chlorine, treated with methane और presence of diffused sunlight। अच्छा, ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 में जो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स हैं उसमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स जो है ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो हेलोजिनेशन की कंडीशंस होती हैं कि उसमें डिफ्यूज्ड सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रेजेंट है, यानी कि वाकई रिएक्शन होगा। अब क्लोरीन जो है जितनी ज़्यादा एक्सेस में होगी उतने ज़्यादा जो है हमारे कार्बन एटम के साथ उतने ज़्यादा क्लोरीन एटम्स अटैच होते जाएंगे। हेलोजिनेशन का जो रेट है वो जो हेलोजन एटम है जैसे कि क्लोरीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लोरीन वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्सेस है, तो सब मैक्सिमम जो है वो क्लोरीन एटम्स कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो हमारा जो आंसर है वो टेट्रा क्लोरोमीथेन होगा, यानी कि जो हमारा दरमियान वाला कार्बन एटम होगा उसके साथ 4 क्लोरीन एटम्स अटैच होंगे। इसका फॉर्मूला होता है CCl4। तो CCl4 यानी कि 4 क्लोरीन एटम्स, क्योंकि क्लोरीन एटम्स एक्सेस में है और डिफ्यूज सनलाइट है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इसका आंसर डेल्टा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी हैं 1 2 3 4।
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब करेक्ट इनकरेक्ट इन बातों का ध्यान से आपने देखना होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है। कोई एक भी गलत हो सकती है या एक से ज़्यादा भी गलत हो सकती है। तो 51 में ये हमारे जो हैं, अगर आप इसको पढ़ें तो ये SN1 और SN2 रिएक्शंस के कुछ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो ये जो है ये बुक के चैप्टर नंबर 10 में से आए हैं। और SN रिएक्शंस के ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए इसके लिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए ये इन ट्रेंड्स को लिख दिया है। और अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शंस जो होते हैं इनके केस में टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे तेज़ी से रिएक्शन देते हैं, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। और SN2 रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्राइमरी देते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। और जो हैलोजन्स हैं इनका जो हमारा अल्काइल हैलाइड्स हैं, हैलोजन्स की बात नहीं करी, अल्काइल हैलाइड्स यानी कि RI यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप जब आयोडीन के साथ अटैच होगा तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी रिएक्शन देगा देन एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसकी आप ये जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड्स बताए हैं इन्हीं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये बुक में ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे बस कंबाइन करके लिख दिया है मुख्तलिफ जगहों से लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसके 4 पॉइंट्स में से बताना है कि कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ूँगी कि टर्शरी अल्काइल फ्लोराइड यहाँ पर मेंशन है, टर्शरी अल्काइल फ्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी अल्काइल आयोडाइड इन SN1। इसमें दोनों ही टर्शरी हैं, तो फ्लोरीन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा या आयोडीन वाला। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आयोडीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। पहली स्टेटमेंट में फास्टर की बजाय यहाँ पे स्लोवर आना चाहिए था। और उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट है कि टर्शरी अल्काइल आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी अल्काइल ब्रोमीन इन SN1। और ऑफ कोर्स आयोडीन जो है ये ब्रोमीन की ज़रा तेज़ रिएक्ट करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और थर्ड वाले में टर्शरी अल्काइल फ्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन दिस नॉट टर्शरी, दिस इज़ प्राइमरी क्लोरीन इन SN1। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन सेम है। अब जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो टर्शरी अल्काइल ग्रुप या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। SN1 में आपने याद रखना है कि जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल ग्रुप इन SN1 रिएक्शन। सो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी अल्काइल क्लोराइड इन SN1। तो या जो ब्रोमीन के साथ अल्काइल, अगर ये भी अल्काइल ग्रुप टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, दोनों सेम है बिल्कुल, तो वो जो ब्रोमीन वाला होगा वो क्लोरीन वाले से तेज़ से रिएक्ट करेगा। अब आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, उसके अलावा जो बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी क्वेश्चन में, तो उसका अकॉर्डिंग आंसर होगा कि 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन द OH बॉन्ड ब्रेक्स। OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। अच्छा, कुछ चीज़ें बुक में बहुत आसानी से लिखी हैं, तो आपने सिंपली वहाँ से उनको देखना है, समझना है और फिर अपने माइंड में बिठा लेना है, ताकि MCQ में आए तो आप फ़ौरन से उसको सॉल्व कर लें, सोचने नहीं बैठ जाना। तो ये भी आपकी बुक पे लिखा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली होगा। ये बुक में आपके चैप्टर नंबर जो 52 क्वेश्चन है इसका बुक के चैप्टर नंबर 10 में डिटेल्स हैं। चैप्टर नंबर 11 में है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जो टॉपिक है वहाँ पर ये मौजूद होगा, तो वहाँ से आपने देखना है बिल्कुल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, तो मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जा रही हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली होगा, जिसके अकॉर्डिंग CH3OH वाली अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा तेज़ से रिएक्ट करेगी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वही ट्रेंड है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सभी को पता है क्या होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
और इसके जो 4 ऑप्शन है, इथाइल एमाइन, इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल कीटोन, इथाइल क्लोराइड, ये सारे जो है इनमें से मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा, इसमें हमने ये बताना है। अब आपको अगर यहाँ पे जो भी कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सारे कंपाउंड्स में से ये एक अल्काइल हैलाइड है, एक कीटोन है, ये एमाइन है, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते मैक्सिमम। यहाँ पे जो अल्कोहल्स हैं, आपके बुक पे चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा होगा कि अल्कोहल्स जो हैं, लोअर अल्कोहल्स खासकर, दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद वाटर। तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो इथाइल अल्कोहल जो है इन सब में से, ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि जो फ्री रेडिकल्स का आपको सब पता होगा कि क्या होती हैं, नहीं पता तो आप बुक से चेक कर सकते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं बताना चाहती इस टाइम। तो अल्काइल फ्री रेडिकल्स जो हैं और जो हमारे पास कार्बोकेटायंस होते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 54 या ये मैंने लिखा बता दिया, आप इसको समझ लें कि अल्काइल फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटायंस हैव द सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अल्काइल फ्री रेडिकल्स हों या कार्बोकेटायंस हो, कार्बोकेटायंस कैसे होते हैं, CH2 पॉजिटिव उनके ऊपर आता है, प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हेन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। ये चैप्टर नंबर 11 में से आया, अल्कोहल्स वाले में से पोर्शन में से आया है MCQ। तो आपने याद रखना कि अल्काइल फ्री रेडिकल्स हों या कार्बोकेटायंस हों, इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होता है। ये जो ऑर्डर्स होते हैं ना केमिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक दफ़ा आप इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें टर्शरी फ्री रेडिकल या टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर लास्ट वाला जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम होता है, तो ये इसका ट्रेंड है। इस तरह ये इसी यही स्टेबिलिटी का भी ट्रेंड है और यही रिएक्टिविटी का भी ट्रेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के अकॉर्डिंग टर्शरी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि मोस्ट स्टेबल जो है वो टर्शरी ही होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 के चारों ऑप्शंस को मैं गौर से देखूँ तो मुझे जो ऑप्शन नंबर इसमें डी है हमारा, वो वाला इसमें टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल मुझे दिखाई दे रही है, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वाला है, ये चैप्टर नंबर 7 जो है बुक का, उसके लास्ट टॉपिक में आइसोमेरिज्म का पूरा टॉपिक है, तो ये वहाँ पर इसकी डिटेल है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन, ये एग्जांपल है मेटामेरिज्म की। और ऑप्शन नंबर बीटा में 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, ये पोजिशन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर चार्ली में एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। और ऑप्शन नंबर डेल्टा में प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ये जो है ये प्रोपेनल जो है ये एल्डिहाइड है और प्रोपेनोन कीटोन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ये बहुत मशहूर है MCQ के एंटी टेस्ट की एक बहुत एक ऐसी बात है जो सबको पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डेल्टा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। 56 में द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये जो आपको कंपाउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस कंपाउंड में आपने बताना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। असल में इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, ये C+O कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है, ये भी है, और यहाँ पर OH अल्कोहल ग्रुप है, ये भी है। असल में जब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा होगा। इसके लिए हम याद रखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें हम एक इस्तेमाल करके आंसर करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये इस तरफ से यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरह से जा रहा है नीचे तक। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, फिर साइनाइड ग्रुप का, फिर एल्डिहाइड का, फिर COCH3 का यानी कि कीटोन का, फिर अल्कोहल का, फिर NH2 का, फिर OR का और फिर R का। तो CHO का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा। और इस क्वेश्चन में
ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें CHO का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्यों, और इस जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर दिए गए उनमें सबसे ज़्यादा CHO का है। प्रायोरिटी ऑर्डर आप याद कर लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो CHO इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट फॉर होमोलिटिक फिशन एंड हेट्रोलिटिक फिशन। ऐसे टेबल्स जो होते हैं ये आपके पास शायद MTCAT फाइनल में नहीं आते इतने, लेकिन ये जो आपके एकेडमी वगैरह के टेस्ट होते हैं उसमें ऐसे टेबल्स आते हैं, और इन टेबल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, और आप उसको अगर समझ लें या उसको अपने नोट कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन इसकी सारे ये कंट्रास्टिंग पॉइंट्स होमोलिटिक फिशन के और हेट्रोलिटिक फिशन के आमने सामने लिखे हैं, जैसे A में, B में, C में, D में। तो आपने बताना कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो होमोलिटिक फिशन में अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, प्रोसेस इन विच ईच ऑफ द एटम्स रिक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। बिल्कुल ठीक है, इसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होती हैं, और इट इज़ इनिशिएटेड बाय पोलर सॉल्वेंट्स। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इन सच टाइप ऑफ फिशन रेट ऑफ रिएक्शन cannot be measured. Yes, the rate of reaction cannot be measured in case of homolytic fission. और heterolytic fission में a process in which one of the atoms acquires both of the bonding electron pairs when covalent bond is broken. It produces ions. It is initiated by heat and light. यही पॉइंट गलत है। It in such type of fission rate of reaction is measurable. तो यहाँ पर आपको आपका MCQ तो सॉल्व है, लेकिन हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको पता चल गया कि होमोलिटिक फिशन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होती हैं और हेट्रोलिटिक में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। होमोलिटिक जो है असल में इट इज़ इनिशिएटेड बाय सनलाइट। जो फ्री रेडिकल्स होती हैं ना, ये सनलाइट के नतीजे में, सनलाइट की मौजूदगी में प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास हेट्रोलिटिक फिशन में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होते हैं। और ये लास्ट पॉइंट भी आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है कि फिशन रिएक्शंस जो होमोलिटिक फिशन रिएक्शंस हैं इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन जो हेट्रोलिटिक रिएक्शंस हैं इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो इसका हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चार्ली में है कि यहाँ पर सनलाइट आना चाहिए था, लेकिन ये उन्हें आपस में एक्सचेंज कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है, ये क्वेश्चन नंबर 54 वाली ही बात है कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कार्बोकेटाइन्स हों या फ्री रेडिकल्स हों, इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम होता है। और जब ये सेम होता है तो जो टर्शरी होता है उसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ही पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर अल्फ़ा जो है यही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर सिंगल कार्बन वाला प्राइमरी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये चैप्टर नंबर 11 में आप देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो फिर कार्बोकेटाइन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये ऑप्शन नंबर अल्फ़ा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है क्वेश्चन नंबर 59। कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। जो कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, ये अक्सर थोड़े बहुत से बच्चों को मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इनमें ना आपको बहुत सारे चैप्टर्स, एक से ज़्यादा चैप्टर में से क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को लिंक करके तो फिर सॉल्विंग करनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक अल्कोहल दी गई है, उसका नाम मैथेनॉल है, CH3OH। उसको आप PI3 आपका कैटलिस्ट है, इसके साथ ट्रीट किया, कंपाउंड X बना। अभी हमने XYZ हमने खुद पता करना है कि क्या है। X को KCN के साथ रिएक्ट कराया, फिर कंपाउंड Y बना, Y को की एसिड हाइड्रोलिसिस कराई तो कंपाउंड Z बना। अब आप वो XYZ में से कोई भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, इन द अबव रिएक्शन Z स्टैंड्स फॉर। अब उसने मैंने पूछा कि Z किसके लिए। इस रिएक्शन जो है इसको कैसे है कि मैथेनॉल की को PI3 के साथ रिएक्शन करवाएं। असल में इसको मैंने थोड़ा आगे सॉल्व किया आपके लिए।
तो ये देखें, मेथनॉल को आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका जो एक आयोडीन है ये उसके साथ चला जाता है, तो आपका मिथाइल आयोडाइड बन जाता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये जो रिएक्शन है, जो आपको सबसे पहले नंबर पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन, इसमें जो फॉस्फोरस है ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। और ये आपके चैप्टर नंबर जो 10 है वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। तो ये चैप्टर नंबर 10 में अल्काइल फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड वाला जो है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। फिर उसके बाद अल्काइल आयोडाइड जो हमें अब आपने याद रखना है कि ये जो है CH3I, ये आपका जो क्वेश्चन में X था वो क्या था, अल्काइल आयोडाइड यानी कि मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड को HCN के साथ रिएक्शन इसका करवाएं तो CH3CN बनेगा और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, और फिर CH3CN मिथाइल साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस कराएं तो CH3COOH, यानी कि जब अल्काइल साइनाइड्स वगैरह इनका एसिड हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो उसके नीचे में हमेशा एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो होगी एसिटिक एसिड। स्टार्टिंग में एक कार्बन एटम था, लेकिन जब ये CN यानी कि नाइट्राइल ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ तो 2 कार्बन हो गए, और एंड पे फिर हमारे पास 2 कार्बन्स वाली एसिड यानी कि एसिटिक एसिड ही हमारा आंसर होगा। और ये आप देख सकते हैं कि X स्टैंड्स फॉर मिथाइल आयोडाइड, Y स्टैंड्स फॉर मिथाइल साइनाइड एंड Z स्टैंड्स फॉर एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन को इस तरह आप मुख्तलिफ रिएक्शंस को माइंड में लाकर इनकी कन्वर्जन करेंगे। तो इन द अबव रिएक्शन Z स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर डेल्टा में जो है हमारी एसिड है, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद किसी भी अल्काइल साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद जो कंपाउंड मिलता है वो एक एसिड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाकी ऑप्शंस में पहले ऑप्शन ये पहले A और B ऑप्शन में एल्डिहाइड्स हैं, C ऑप्शन में अल्कोहल है, और जो डेल्टा ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दी गई है। तो ये आपको ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते थे क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस हुई है तो उसके बाद ऑफ कोर्स हमें एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगी। तो ये चैप्टर नंबर 13 जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहाँ पे इस रिएक्शन की डिटेल है, ये जो लास्ट वाला है ना एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following is correct order of the relative acidic strength of alcohol, phenol, water and carboxylic acid। ये आपको चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल्स और फिनोल्स वाला पोर्शन, उसमें फिनोल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आप होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फिनोल का, फिर वाटर का, फिर अल्कोहल का। तो ये बुक इन्फॉर्मेशन है तो आपको इसको एज इट इज़ मेमोराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स। SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, उसके साथ हमने पढ़ा था E1 E2। बुक के चैप्टर नंबर 10 में है। और यहाँ पे आपने बतानी कि इन नीचे जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स, और रिएक्शन कौन सा है E1 रिएक्शन एलिमिनेशन 1 यानी कि E1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यस, E1 रिएक्शन जो है उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इट इज़ अ 1 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि E1 रिएक्शन जो होता है इसका ऑर्डर भी 1 होता है, इसकी मोलेकुलरिटी भी 1 होती है, लेकिन इसके स्टेप्स कितने होते हैं? इट हैज़ 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो E1 रिएक्शन है ये यहाँ पर यही स्टेटमेंट असल में इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्शंस आना चाहिए थे, 2 स्टेप रिएक्शंस आना चाहिए था। और जो नीचे वाली जो C और D में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, तो करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट B वाली होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज टू प्रिपेयर एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, चैप्टर नंबर 8 में आप जाएं तो आपको जो रिएक्शंस जो होती हैं उनकी हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ा करें, ये कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है।
एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शंस मौजूद थे, तो उन्हीं रिएक्शंस में से एक रिएक्शन था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज़ यूज टू प्रिपेयर एल्कीन्स। बाकी जो ए, सी और डी में जो रिएक्शंस हैं, ये वाली रिएक्शंस, पहला रिएक्शन डिहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स है, ये एल्काइंस के लिए है। एल्कीन्स के लिए डिहाइलोजिनेशन होती है, लेकिन वो विसिनल हैलाइड्स के लिए होती है। टेट्राहैलाइड्स की डिहाइलोजिनेशन गिव्स अस एल्काइंस। और क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन्स और डिकार्बोसिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिक एसिड्स, ये वाले रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए यूज़ होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए जो रिएक्शन यूज़ होता है वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑप्शन नंबर बीटा। 62 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट मैच करेक्टली अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। पर चैप्टर नंबर 10 जो बुक का है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है बुक में, तो आप अगर वहाँ से देखकर पढ़ेंगे। अब आपने बताना है कि डज नॉट मैच करेक्टली, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वही हमारा आंसर होगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यस। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जो होते हैं दे हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस। दे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, यस दे डू प्रोवाइड, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यस दे डू एक्सेप्ट। दे न्यूक्लियोफाइल्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। असल में यहाँ पे गलती है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर गलती थी, यही हमारा आंसर होगा जो चार्ली वाला पॉइंट है। और डेल्टा जो है ये डेल्टा में अगर आप देखें तो दे एक्ट एज लेविस बेसिस और दे एक्ट एज लेविस एसिड्स, ये वाला पॉइंट जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर हमने वो बताना था कि जो पॉइंट इनकरेक्ट है, तो वो हमारा पॉइंट नंबर सी है, चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, तो ये आपने इंटरचेंज नहीं था करना। ये यहाँ इस साइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना था और इस साइड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो नॉमेनक्लेचर है बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान होता है। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो बतानी होती है। अब लॉन्गेस्ट चेन में मैं इस कार्बन को भी इंक्लूड कर सकती हूँ और या ऐसे भी। अब मैंने इसको बनाया, मैं ये वाली चेन या ये लॉन्गेस्ट चेन मेरी बन रही है। अब मैं नंबरिंग इस साइड से करूँगी या इस साइड से करूँगी, राइट से या लेफ़्ट से, ये डिपेंड करता है कि मेरी सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइड से पहले आ रही है। यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3, थर्ड पे जाके सब्स्टिट्यूएंट आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो ब्रांच इसके साथ अटैच है। इस साइड से लेफ़्ट साइड से मैं नंबरिंग करूँगी तो 1 2, और ये जो 2 वाला कार्बन है इसी के साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ये जो मिथाइल वाली ब्रांच है ये आ रही है। तो मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँगी, मैं लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 जो है मेरे टोटल कार्बन आइटम्स हैं जो पेरेंट चेन में होंगे। और ये CH3 और ये Cl, ये दोनों ब्रांचेस हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इनकी नंबरिंग मैं साथ लिखूँगी। आयोपैक के सारे रूल्स को अपने ध्यान में रखते हैं। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताऊंगी। पहले मैं 2 मिथाइल लिखूंगी या 3 क्लोरो लिखूंगी। असल में वैसे तो आप कह सकते हैं कि मिथाइल लिखना चाहिए, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो क्लोरो का C अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और मिथाइल का M अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाकी जो जितने भी आंसर्स हैं वो सारे गलत हैं। तो आयोपैक नेम्स के लिए नॉमेनक्लेचर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आपने डिस्टिंग्विश करना है एल्कीन्स में, और यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बेयर्स रिएजेंट ब्रोमीन CCl4 टेस्ट या क्लोरीन CCl4 टेस्ट,
या CuTCl2NH4OH। असल में जो ऑप्शन नंबर अल्फ़ा में बेयर्स रिएजेंट है, ये बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये दोनों जो एल्कीन्स और अल्काइंस दोनों, ये चैप्टर नंबर 8 का MCQ है असल में। तो जो एल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं ये दोनों ही बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। बेयर्स रिएजेंट होता है 1% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन। और जो ऑप्शन नंबर बीटा है और ऑप्शन नंबर चार्ली में जो है ये वाले दोनों दोनों रिएक्शंस जो हैं ये हैलोजन से रिलेटेड हैं। तो एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। अब एक टेस्ट बचा जो कि ऑप्शन नंबर डेल्टा में है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वाले कैटलिस्ट हैं, इनके साथ एल्कीन्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं करते, एल्काइंस रिएक्शन करते हैं। और एल्काइंस जो हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो आप डिस्टिंग्विश करना चाहें एल्कीन के साथ, एल्कीन और एल्काइन के दरमियान, तो आप उसको इस जो कैटलिस्ट या रिएजेंट, आप इसको कह सकते हैं रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कीन्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन जो एल्काइंस हैं वो रिएक्शन देंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कौन सा कि कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे आपको एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिया गया है और असल में ये डाई अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ 2 अल्कोहल ग्रुप्स अटैच हैं और ये एक साथ हमारा जो हैलोजन ग्रुप है क्लोरीन ये भी अटैच है, लेकिन इसका ये असल में अल्कोहल ही है क्योंकि अल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, तो इसको हम अल्कोहल ही समझेंगे। द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द आयोपैक सिस्टम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स इज। इसका करेक्ट नेम बताना है इस पूरे कंपाउंड का, आयोपैक नेम। इसकी भी वही हिसाब है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है और उसकी नंबरिंग करनी है। अब इसकी नंबरिंग मैं राइट से करूँ या लेफ़्ट से करूँ? इसकी नंबरिंग मैं लेफ़्ट से करूँगी क्योंकि जो मेरी अल्कोहल वाली सब्स्टिट्यूएंट है वो राइट साइड से पहले आ रही है। तो इस तरह लेफ़्ट साइड से पहले आ रही है, तो लेफ़्ट टू राइट में नंबरिंग करूँगी इसकी। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं और उसके बाद इनकी पोजीशंस, एक अल्कोहल कार्बन नंबर 2 पे है, दूसरी अल्कोहल कार्बन नंबर 3 पे है और एक क्लोरीन जो वाली सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे है। तो इसको मैं, अगर इसका ऑप्शन नंबर अल्फ़ा में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सारे ऑप्शंस को अपने ध्यान से एग्जामिन करना है। पहले आप खुद इसका नेम लिख लें साथ रफ में छोटा सा करके, उसके बाद फिर उसको मैच करें कि ऑप्शन में से कहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो 4 क्लोरोपेंटेन 2 3 डायोल जो है डायोल, क्योंकि 2 OH ग्रुप्स हैं, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर अल्फ़ा जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज़ ट्रू। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, वो हमने बतानी है। यानी कि जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कोई एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी और बाकी की जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट होंगी। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज़ वीकर देन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्केन। असल नो, इट इज़ नॉट वीकर, इट इज़ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इट हैज़ बेंजीन हैज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एनर्जी, ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी देन अ कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड इन एल्कीन। तो ये गलत है। एल्कीन्स जो होते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। डेल्टा में नॉट ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। बेंजीन रिंग में सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना। और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाली हमारा आंसर है। इसमें जो बात लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज शॉर्टर देन अ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एल्केन्स। ये आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है कि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है, चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 1.397 एमस्ट्रॉन्ग होती है और 1.45 एमस्ट्रॉन्ग होती है एल्केन में। तो उसके हिसाब से जो चार्ली वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की वो कम होती है और एल्केन में ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर चार्ली है।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 68। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको नीचे रिएक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि एक इथाइल ब्रोमाइड है, वो एक अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें प्रोडक्ट साइड पे इथेन अमाइन CH3 CH2 NH2 और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल रहा है। आपने ये बताना है कि जो मैकेनिज्म है शोन बाय द अबव रिएक्शन इज, ये कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है या एलिमिनेशन है या रिडॉक्स है। असल में यहाँ पे मैं देखूँ तो NH3 जो है ये चैप्टर नंबर 10 में अगर आपने देखा होगा तो आपको एकदम समझ आएंगे कि ये जो है ये अल्काइल हेलाइड है। ये हमारे पास जो इथाइल ब्रोमाइड है ये अल्काइल हेलाइड है और ये साथ में NH3 न्यूक्लियोफाइल है। तो अल्काइल हेलाइड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बीटा। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में आप जाएंगे केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर की बुक में, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये सारी वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और फ्यूरेन जो है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और फ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, या हमारी बुक में चैप्टर नंबर 7 में मौजूद है। तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस में है बेंजोइक एसिड, जैसे है बेंजोइक एसिड है, हमारी फिनोल है, बेंजल्डिहाइड हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इनमें से ये लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। असल में जो होता है हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो पूरी उनमें एक बेंजीन रिंग होती है उसके अलावा, लेकिन जो फ्यूरेन है ये पूरी बेंजीन रिंग नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अंदर ऑक्सीजन एटम आ रहा है इसकी रिंग में, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा फ्यूरेन। ऑप्शन नंबर बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने वो वाला केमिकल रिएक्शन इन चारों ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है, वो वाला केमिकल रिएक्शन जिसमें कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपने याद रखना है ये जो दो एडिशन रिएक्शंस होते हैं ये उन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन्स में। अब मैं सारे देखूंगी ये नीचे रिएक्शंस को देखूंगी तो फर्स्ट में अल्केन है, ये भी अल्काइल क्लोराइड है। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर मेरे पास एल्कीन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन है। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके दौरान डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में डबल बॉन्ड है, तो यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और उसके बाद फिर इनके डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। और ये जो नीचे ऑप्शन नंबर डेल्टा है ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि अक्सर बेंजीन देती है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि अल्कीन्स के रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। और अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता तो फिर हम बेंजीन वाला ये वाला करते, लेकिन हम असल में ऑप्शन नंबर 4 को ही करेंगे। तो यही आज का था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैं खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।